हाँ जी, नमस्ते मित्रों। आज हम क्लास 12th का जो पेपर हमने लिया था उसका वीडियो सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पेपर लिया था उसमें क्या है कि लोगों को हवा नहीं लगी थी, पता ही नहीं लगा था, पता नहीं कैसे कह रहे थे कि सर कहाँ से बना दिया। तो अभी हम वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये जो पेपर का सॉल्यूशन है आपको अपने फेयर बुक में भी करना पड़ेगा। आप करें इसको, पता लगेगा। देखो आप कहाँ मिस्टेक करते हो तो अपने आप को क्लेरिफाई करना कि हमसे गलती कहाँ होती है और उसी हिसाब से हम बात करेंगे। अभी आपको लगेगा कि सर ये तो हमसे आते थे तो क्यों नहीं हुए, उसका क्या रीजन है, जरा सामने देखो। पहला क्वेश्चन था कि कमरे के ताप पर 0.1 मोल प्रति लीटर यूरिया का परासरण दाब इतना है। तो कमरे का ताप होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, परासरण दाब इतना है। तो जरा मैं आपसे बात करूं तो कैसे करेंगे। तो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर होता है सी आर टी। ये फॉर्मूला तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पाई बराबर सी आर टी का। तो पाई बराबर सी आर टी होता है, तो सी आर टी में से टेम्परेचर पूछ रहा है तो टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई क्या होता है सी आर। वो केवल केल्विन में पूछ रहा था आपसे तो डायरेक्ट केल्विन में ही आता ना मान। देखो परासरण दाब कितना दिया है, पाई बराबर कितना दिया है, 2.46 एटीएम दे रखा है। कमरे के ताप पर उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोल प्रति लीटर दे रखी है। तो वैल्यू ही तो रखनी थी इसमें, 2.46 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन 0.1 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 रखनी थी केल्विन वाली। यहां से सीधा सिंपल करके आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते थे, कोई कठिन काम नहीं था। इतना सा सवाल था ये, पहला ही सवाल था हमने दिया था। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वो आपके जो पहला था विलियन नाम के चैप्टर से ये था। और कितना सरल सवाल था, इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। इसका आंसर भी हम आपको पूरा कंप्लीट बता देंगे कितना होगा, ठीक है। और इसका आंसर केल्विन में आएगा लगभग, आप कैलकुलेशन करना वैसे, पर हम बता रहे हैं आपको 300 केल्विन आंसर है इसका। ये आपका पहला सवाल है। सेकंड देखो दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में भी क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, इतना क्यों परेशान हो रहे थे आप। वो कह रहा था कि एक विलियन है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलियन में ऑक्टेन और इनकी मोलर, वैसे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, ये मोलर मोलर वर्ड आना चाहिए, मोलर अनुपात है ना, मास नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, मोलर अनुपात। पर तुमको तो इतने फर्क नहीं पड़ना चाहिए था इससे, इससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था हमको तो। कलर एक सेकेंड, ये सही है क्या, हाँ ये सही है। इससे तो हमको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था। कैसे देखो, अगर मोलर वर्ड आ गया ना, कौन सा मोलर, तो मोलर कितना है, एक तो है आपके पास बेंजीन और एक है आपके पास ऑक्टेन। तो बेंजीन का मोलर अनुपात 3:2 है, तो मोल ही तो दे रखे हैं, तो कुल मोल कितने हो गए 5। तो बेंजीन के मोल निकालेंगे तो मोल अंश निकालेंगे बेंजीन का, तो इसका बटे कुल मोल कितने हो गए 5। और ऑक्टेन के मोल अंश निकालेंगे तो 2/5। वो कह रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन का वाष्प दाब दे रखा है कितना, बेंजीन का दे रखा है 200 mmHg, ये बेंजीन का वाष्प दाब है। और उधर दे रखा है ऑक्टेन का वाष्प दाब कितना दे रखा है 420 mmHg, ये किसका वाष्प दाब है, ऑक्टेन का वाष्प दाब है। क्या फॉर्मूला बताया था हमने आपको, बताया था कि पी एस बराबर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस ऑफ पी नॉट वी एक्स भी होता है। पी एस बराबर क्या होता है, पी नॉट ए कितना है 200, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, मतलब पी नॉट ए वाला बेंजीन का, तो बेंजीन का कितना है 3/5 प्लस ऑफ कितना 420 इंटू 2/5। सीधा ही कैलकुलेशन करके मान आ जाएगा भैया, कहाँ दिक्कत आ रही थी। कमेंट में और करना है क्लास 12th वाले बच्चों को कि आंसर कितना है, और आप बताओ मुझे ईमानदारी से क्या टफ है क्या। पता नहीं भाई क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, इसमें भी मैं कराऊं क्या, इसको भी मैं कराऊं, तो कितने अच्छे ढंग से तो पढ़ा रहे हैं आपको। कि आपके पास दे रखा था AgNO3, अरे मैं तो लिख रहा हूं, मुझे मतलब ही नहीं है, KCl और KNO3 तीन दे रखे हैं।
वो आपसे क्या पूछ रहा था, AgCl की पूछ रहा था। भैया मुझे ये समीकरण इनके लैम्डा एम नॉट मोलर चालकता का मान दिया था 133.4, 149.9, 144.9। तो दोनों को जोड़ दो। अगर मैं समीकरण बनाऊं AgNO3 प्लस ऑफ KCl, तो क्या होगा, AgCl बाहर निकल जाएगा और क्या बाहर आएगा, KNO3। तो ये रिएक्शन तो ओरिजिनल यही है, मैं इसको माइनस कर दूं तो यही बचेगा क्या, AgNO3 प्लस ऑफ KCl माइनस का KNO3 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा बताओ, AgCl। AgNO3 का मान है, KCl का मान है, K का मान है, क्या AgCl नहीं निकाल सकते, बताओ मुझे कहाँ दिक्कत आ रही थी भाई, क्यों परेशान हो रहे थे वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो ये भी ना हुआ इनसे, वो कह रहा था कि CD/CdCl2। तो देखो ध्यान से, आपको पता है कि CD किस में चेंज होगा, CD+2+2 इलेक्ट्रॉन में। दूसरा कौन है, Ag है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किस में चेंज हो जाएगा, Ag में। तो Ag प्लस 2Ag प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 लेगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, 2Ag में। तो N की वैल्यू कितनी हो गई बताओ मुझे, 2। तो आपको पता है कि डेल्टा G नॉट बराबर क्या होता है, माइनस के NFE0 सेल होता है कि नहीं होता, होता है। तो बोलो डेल्टा G नॉट बराबर माइनस के NF और 96,000 कितना 500, और ई नॉट विद्युत भागबल दे रखा है कितना 0.7 वोल्ट। सिंपल कैलकुलेशन करनी थी, यहाँ पे भी डेल्टा G नॉट का मान निकालना था, करके बताना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वां देखो, देखो भैया इसमें भी क्या, ये सबसे सरल है। एक प्रथम कोटि की विघटन है, अरे वेग निकाल रहे हैं R1 बराबर प्रथम कोटि। अच्छा, ये प्रथम कोटि का कह रहा है कि प्रथम कोटि है तो ले, प्रथम कोटि है तो यही तो होगा। क्यों नहीं आया तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला, है ना। और हाफ आयु पूछ रहा था, टी हाफ बराबर क्या था, 0.693 डिवाइडेड बाई क्या था, के था, यही तो था। तो आपको पता है के निकालें 2.230, तो मैं यही थोड़ी लगाना है कि आपने, हाँ तो इसकी अर्धायु क्या होगी, यही थोड़ी। अर्धायु का तुम ये लगा रहे हो, डायरेक्ट के भी तो चाहिए ना, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के लगाना है भैया, ऐसे थोड़ी होगा। आप 0.693, आपको अगर डायरेक्ट के दे देता तो मानता, लेकिन घुमा के सवाल था ना, तो के निकालना पड़ेगा। प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानते हैं हमेशा, 100 में से कितना पूर्ण हो गया, 87.5। तो पहले कितनी थी, 100 में से कितना कंप्लीट हो गया, 87.5। कितना बच गया, मेरे हिसाब से 12.5 बचेगा, तो 12.5। तो के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी, टी प्रथम कोटि की 60 मिनट में, गुणा इसका भाग देंगे तो log 8 आएगा। अब भैया आपको पता है log 2 की वैल्यू तो मैथ वालों जानते होंगे, 0.3010 होता है ना। तो log 8 को क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूं क्या, तो क्या वैल्यू आएगी, 2.230 डिवाइडेड बाई 16 इंटू log 2 की घात 3, इसको बाहर ले आएंगे तो क्या हो गया, k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। इसका गुणा करके वैल्यू किसकी आती, k की, और जो वैल्यू k की आती है उस वैल्यू को आप यहां पुट करते तो तब क्या आता आपके पास, हाफ लाइफ आ जाती। कितना सरल था। अगला क्वेश्चन नंबर, कि एबीसी में कुछ नहीं है, वेग दे रखा है R1 बराबर ए है प्रथम कोटि की, बी है कौन सी कोटि की, अर्ध कोटि की, सी है कौन सी कोटि की, व्युत्क्रम कोटि की। समीकरण नंबर 1, कि ये प्रथम कोटि की है, बी अर्ध कोटि की है, सी व्युत्क्रम कोटि की है। सबकी सांद्रता को बढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, R2 बराबर, इसको भी 4 गुना कर दिया, ये कर दिया लो, इसको भी 4 गुना कर दिया, ये कर दिया लो, इसको भी 4 गुना कर दिया, ये कर दिया लो। R2 बराबर 4 अलग कर लिया मैंने, ये कर लिया मैंने, तो इसकी भी घात कितनी लगा दी, 1/2, और बी को मैंने अलग कर लिया, इसकी भी घात 1/2। सी है ना, सी को मैंने अलग कर लिया और इसको लिख लिया 1/4, क्योंकि माइनस है तो नीचे आ जाएगी वहां। तो R2 बराबर क्या a की पावर 1, इसको मैं लिख सकूं 2 की घात 2 इंटू 1/2,
इसको लिख सकता हूं b की घात 1/2, c की घात -1 1/4। तो ये 2 से 2 कटेगा। R2 बराबर कितना आ गया 4, अलग कर लिया, ये अलग हो गया। b की घात मैंने इसमें 2 और रह गया ना, इंटू 2 आ गया। b की 1/2, c -1 और 1/4। अब सबको अलग कर लो, 4 गुणा 2 गुणा 1/4 गुणा a की घात 1, b की घात 1/2 और c की घात -1। ये कितनी बार 4 से 4 गया। R2 बराबर 2, 2 आ गया ना। और ये पूरा ऊपर से देखो क्या है R1। तो कितना गुना हो जाएगा वेग, वेग कितने गुना हो जाएगा बताओ आपका, 2 गुना हो जाएगा। ये इसका सरल सिंपल है। क्या दिक्कत आ रही थी इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ भाई, ये भी नहीं होगा क्या कि भाई मैं यू में करा दूं, करवा दूं, तुम कहे तो। मैंने कही भाई कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लो, पर करे कौन याद। यूरोपियम का, यूरोपियम का तो लिख लोगे आप 4f7 6s2। ल्यूटीशियम का भी लिख लोगे क्या 5f, वो आपके 4f14 5d1 और 6s2 लिख लोगे क्या। ये तो याद ही करना था। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय आघूर्ण इनमें से पूछ रहा है कि किसका ज्यादा होगा। सीधा था, कौन, जीडी था, गैलेडोनियम GD+3 था। अब GD+3 का आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, वो आपके पास क्या, GD+3 में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पते होने चाहिए। तो GD+3 का निकाल लेते हैं। तो इसमें सीधा आया, जब आप निकालोगे ना GD+3 में तो 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसका विन्यास क्या होता है 4f7 होता है। तो 7 n की वैल्यू कितनी आ गई 7, 7 बराबर क्या होता है √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो म्यू बराबर कितना आ गया √7, 7 + 2 7, 7 और 2 ये पूरा आएगा 9, और 9 7 कितना आ गया 63। तो इसका यही आएगा। इसका आप कैलकुलेशन करोगे ना तो लगभग लगभग ये आपके यही आएगा। कौन सा आएगा, ये वाला ही आएगा जो आपसे हम बता रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए ना। 4f7 होता है, कितना होता है 4f7 होता है, तो डायरेक्ट हो जाता काम। क्या है यार, ये देखो ये, अरे भैया अष्टफलकीय लिगेंड है, चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है हमसे। भाई अष्टफलकीय संकुल में D6 आयन का प्रबल क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण विन्यास क्या है D6, लिगेंड कौन सा है प्रबल, लिगेंड प्रबल है तो क्या करा देना आप, युग्मन करा देना। डी के कितने होते हैं 1 2 3 4 5 होते हैं, तो कितने 1 2 3 4 5 और 6, 6, तो पेयरिंग करवा दो ना। तो इसकी 1 2 3 4 5, तो देखो ये दोनों हो गई, इसकी पेयरिंग यहाँ करवा दो और इसकी पेयरिंग यहाँ करवा दो। वैसे ही अगर आपको तोड़े तो निम्न ऊर्जा के तो किस में जाएगा T2G में, और उच्च ऊर्जा के किस में जाएगा EG में। तो आपको पता है डेल नॉट इज ग्रेटर देन पी है, यानी डेल नॉट ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग हो जाएगी ना। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, म्यू कितना आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें बताओ 0, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो चुंबकीय आघूर्ण भी कितना होगा आपका 0 ही तो होगा। कहां दिक्कत आ रही थी। ये क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित यौगिकों में से एक मोलल के जलीय विलयन में किसका हिमांक ज्यादा होगा। भाई मैंने आपको बताया था कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, तो जो डिपेंड करता है कणों की संख्या पर। किस पे डिपेंड करेगा, कणों की संख्या पे। अगर वो कणों की संख्या पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कण होंगे ना उसका हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा। तो बताओ अगर मैं इसको तोड़ू तो इसमें कणों की संख्या ज्यादा है पहले में, इसमें अगर तोड़ू तो देखो 3 यहां से मिलेंगे, 1 4, 2 यहां से मिलेंगे, इसमें तो कण टूटेंगे ही नहीं, ये तो जल है ना ये, और इसमें 1, तो ये यहीं से तो टूटता है ना, ये तो जल बाहर निकल जाएगा। ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 2, और यहाँ तो एक भी, एक ही तो कण मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ हिमांक में अवनमन सबसे ज्यादा होगा, तो माइनस में जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, माइनस में जाएगा। लेकिन यहाँ हिमांक में अवनमन कम होगा, कम होगा
तो हिमांक ज्यादा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 वाला। कहाँ दिक्कत आ रही थी भाई? वैसे ही दिमाग लगा रहे थे आप। इसको सब्सक्राइब कर लेना, आप कमेंट वगैरह कर देना, है ना? ठीक है, कर लोगे क्या? चलो अगला देखो, ये थोड़ा सा टफ था। टफ तो नहीं था वैसे, आप कर सकते थे। मैं आपको बताऊं कि Na+2Cl के साथ Cn के साथ और जल के साथ संकुल यौगिक बनाए तो उनकी ज्यामिति क्या थी? देखो जरा देखना है इसका, है ना भाई। Na+2 है ना, Na+2 जब Cl के साथ क्रिया करता है ना, तो अब आप ही बताओगे NiCl का होल 4 ये वाला कंपाउंड बनाता है। अगर Na+2 किसके साथ क्रिया करता है? Cn के साथ क्रिया करता है ना, तो कंपाउंड बनाता है Cn का होल 4 - 2 कंपाउंड बनाता है। और यदि Na+2 जल के साथ क्रिया करता है ना, तो क्रिया करके क्या उत्पाद बनाता है? NiH2O का होल 4 - 2 कंपाउंड बनाता है। अगर इसमें अष्टफलके भी बना लेता है, कभी कभी H2O का होल 6 बना लेता है। तो आपको पता है ये Cn कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है? आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2, इसका होता है 3d8 4s2, इसका होता है 3d8 4s2, यही होता है। अच्छा 3d8 4s2, 3d8 4s2, यहां यहां सब में 2 है तो 2 2 गए, 1 2 1 2 गए गए। चलो कहां लिखेंगे हम? यही लिखना पड़ेगा। तो d है ना, तो 3d होगा, 4s होगा और 4p होगा। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 और 3। अगर लिगेंड कैसा है? दुर्बल है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। संकरण क्या होगा इसमें? sp3 होगा। और sp3 होगा तो ज्यामिति कौन सी? हेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी। प्रबल लिगेंड है तो युग्मन हो जाएगी, प्रबल लिगेंड तो संकर ज्यामिति क्या हो जाएगी? dsp2। वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो भी संकरण क्या होगा आपका? sp3 होगा। ज्यामिति क्या होगी बताओ? टेट्राहेड्रल। और यहाँ क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल होगी, वर्गाकार समतलीय होगी। क्या सरल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी दिमाग का था। अरेंज द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। चुंबकीय आघूर्ण के बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। भैया चुंबकीय आघूर्ण किसका ज्यादा होगा? चुंबकीय आघूर्ण उसका ज्यादा होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा। अब निकाल लो ना कि देखो पहला कंपाउंड, मैं तो नहीं बताऊंगा, F6 - के 3 पहला, दूसरा FeCN का होल 6 - के 3, तीसरा MnCl होल 6 - के 3 लो स्पिन, चौथा MnCN का होल 6 - के 3। ये वीक लिगेंड है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। अब ये लो स्पिन है। लो स्पिन का मतलब क्या? वो कह रहा है लो स्पिन है, पहले निकालते हैं चलो। इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 3d6 4s2 होगा, 3d6 4s2 होगा, 3d5 4s2 होगा, 3d5 4s2 होगा, यही होगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। 3 3 निकाल दो, सब में से 2 यहां से गए तो क्या बच गया? d5 बच गया, d5 बच गया, d4 बच गया, d4 बच गया, यही तो बचे। d5 बच गया, d5 बच गया, d4 बच गया, d4 बच गया। ठीक है ना? अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है ना, तो आपको पता है वीक लिगेंड है तो Fe6 है, वीक लिगेंड है 3d6, ये विन्यास रह गया। अब हमें देखने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। वीक लिगेंड में तो पेयरिंग नहीं होगी, तो देखो 1 2 3 4 और 5। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है 1 2 3 4 5 हैगे 5, लेकिन युग्मन कराना पड़ेगा। देखो मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा, तो देखो 5 है ना, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला होगा। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना आ गया? 1, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना आ गया? 5। अब लो स्पिन है, लो स्पिन का मतलब इसमें भी पेयरिंग होगी, d4 है ना, तो देखो
अभी हाँ, निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक का D4 है, लो स्पिन में तो देखो D का फिर टूटेगा किसमें, निम्न ऊर्जा के T2G में और उच्च ऊर्जा के EG में। तो 1 2 3 और 4, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई बताओ, 2 आ गई। आई कि नहीं आई। और देखो Mn6 है, 4 है, तो बोलो 1 2 3 4, 1 2, दोनों की पेयरिंग करा दो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 0 आ गई। D5 है ना भाई, x-3, 2 यहां से गए, D4 बचा, पेयरिंग हो जाएगी, इसमें 0, तो इसमें 5, इसमें 1, इसमें 2। तो अब निकाल सकते हैं ना इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करके, सीधा ही हो जाएगा ना काम। कहाँ दिक्कत आ रही थी इसमें, बताओ मुझे, हो जाएगा क्या, बताओ भाई, 12th वालों, क्यों परेशान हो रहे थे आप, है ना। फिर भी देख लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, और हो तो मुझे बता देना, शायद मेरे हिसाब से तो है नहीं। ये सही है, 5 ही है। D5 में पेयरिंग हो जाएगी तो 1 बचेगा, D4 में निम्न ऊर्जा में 2 बचेगा। अब D4 विन्यास है, और D4 विन्यास में क्या होगा, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो दोनों इसमें आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसमें भी देखो आप, इसमें भी तुम परेशान हो रहे थे, खामा खा परेशान होना है ना आपको, तो कि कह रहा था द पेयर हैविंग सेम मैग्नेटिक मोमेंट, सेम मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं निकाल सकते क्या, बताओ। क्रोमियम है, तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्रोमियम है 3d5 4s2, 3d5 4s1, दो निकाल दो तो क्या बच गया, थ्री, पहले में क्या बच गया, 3d4, दूसरा, दो निकाल दो, आयरन 3d6 4s2, 3d6 हो गया, दूसरा MnH2O का होल 6, 3d5, तो 3d5 बच गया, क्रोमियम +2 है, क्रोमियम की बात कर रहे हैं, क्रोमियम है CrH2O का होल 6 + 2, तो दो ऑक्सीकरण अवस्था है, क्रोमियम 3d5, तो एक वहां से निकलेगा, तो क्या बच गया, 3d4 बच गया। COCl का माइनस के 2 है, तो कोबाल्ट होता है 27, 3d7 4s2, तो क्या बच गया, 3d7 बच गया। आयरन 3d6 4s2, तो क्या बच गया, 3d6 बच गया। क्रोमियम 3d5 4s1, तो 3d4 बच गया। कोबाल्ट Cl4-2, यानी कोबाल्ट 3d7, तो दो निकल गए, तो 3d7 बच गया, 3d7, कोबाल्ट ऊपर भी आया है, नहीं आएगा, कोबाल्ट 3d7 होता है, ये आया ना 3d7, और ये भी 3d7 बचा। अच्छा अब आप सुनो भाई, ये तो विन्यास आ गया। अब आप देखो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड है। अब आप बताओ मुझे, मैं इसको देख रहा हूं पहले, इसको वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, भर दें इसमें, क्रोमियम +2 है क्या, कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें, ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टेक है, एक बार रुको मैच करते हैं। हाँ भाई देखो, अब देखो, अब आपको क्या करना था, अब आपको मैच ही तो करना था, कौन सा लिगेंड क्या है, कैसे मैच करना था, देखो, चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, पर मिनी मैच करेंगे तो हट जाएगा। पहला देखो, वीक लिगेंड है, जब मैं पहला ही करके बता रहा हूं, बाकी आप देख लेंगे, 1 2 3 4 5, और इधर भी देखो 1 2 3 4 5, वीक लिगेंड है, कितना विन्यास है, 4, 1 2 3 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4, कितना विन्यास है, 6, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बताओ, 4, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 4 आए ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आए तो इनका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, समान होगा। तो ये था भाई आपका क्लास 12th का पेपर, बताइए कोई समस्या हो तो आपको, कहीं कोई कोई दिक्कत हो तो बता दो। होगी तसल्ली अब आपको क्लास 12th वालों को। अब आप एक काम करेंगे, घर पे इसको नोट करेंगे कंप्लीट वे में, कैसे कैसे हमने पढ़ाया है उस हिसाब से आप नोट करेंगे, जितना भी मैंने करवा दिया ये वाला पार्ट आप नोट करेंगे, और देखेंगे कि हमारी कमी कहाँ रही थी। अभी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे, D&F ब्लॉक का और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो अभी भी जब भी टेस्ट होगा आपका
तो पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का होगा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक। सॉल्यूशन भी होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स भी होगी उसमें, और आपका डी एंड एफ ब्लॉक भी होगा, और अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।